नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ईरान और अमेरिका वॉर के बारे में। ईरान और अमेरिका वॉर 28 फरवरी को स्टार्ट होता है और अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस वॉर की वजह से ग्लोबल मंदी का संकट पूरा विश्व में मंडराने लगा है। पूरा विश्व जो है एनर्जी को लेकर के चिंतित है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो दुनिया के 20% तेल सप्लाई वहाँ से होता है, वो अगर बंद हो जाता है, वो ईरान बंद कर दिया है, जिससे लगभग-लगभग सभी वर्ल्ड के सभी देशों में इसका इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। गैस, एलपीजी, क्रूड ऑयल ये सब सभी चीज़ें महँगा होते जा रही हैं और विश्व जो है एक मंदी के कगार पर आ खड़ा है। आज हम लोग इसी पर बात करेंगे कि क्या ईरान और अमेरिका का वॉर लंबा चलेगा? क्या ईरान और अमेरिका का वॉर रसिया और यूक्रेन वॉर जैसा हो जाएगा और ऐसा समय आएगा जब ये वॉर जो है वो चलते रहेगा। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ईरान और अमेरिका का वॉर जिस तरह से अमेरिका अफगानिस्तान में आकर के सालों साल लड़ाई लड़ा, फिर कोई रिजल्ट नहीं निकला और अमेरिका को वहाँ अपना सामान छोड़कर, मैदान छोड़कर भागना पड़ा, उसी तरह से ईरान में भी उसे झुकना पड़ेगा। ईरान की शक्ति का अंदाज़ा अमेरिका को नहीं है। ये सभी चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे। ईरान के खिलाफ 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया था। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए यमन को छोड़कर मिडिल ईस्ट के लगभग सभी देशों को निशाना बनाया। इन देशों पर हमले के बाद पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट पैदा हो गया। पश्चिमी एशिया में गहराते संघर्ष और $100 के पार पहुंचे कच्चे तेल ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1470.50 अंक यानी कि लगभग 2% की गिरावट देखने को मिला। वहीं निफ्टी 488 अंक टूटकर 23,151 पर आ गया। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद शुरू हुए इस संकट के 14 दिनों में सेंसेक्स कुल 6,723 अंक गिर चुका है, जिससे निवेशकों को अनुमानतः 33 से 34 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। शुक्रवार को यह गिरावट केवल भारत तक सीमित नहीं रही। अमेरिकी बाजार डॉ जोन्स 1.5% और एशियाई बाजार निक्केई और कॉस्पी भी लाल निशान पर रहे। यह पिछले 5 वर्षों में सेंसेक्स में 10 से 15 दिनों के बीच हुई सबसे बड़ी गिरावट है। युद्ध से भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के बाजारों का हाल जो है वो खराब है। यदि यह युद्ध 2 से 3 महीने तक लंबा खींच गया, तो दुनिया भर में आर्थिक मंदी आने की प्रबल आशंका है। यदि कच्चे तेल के दाम ऐसे ही 100 से $120 के बीच बने रहते हैं, तो भारत का आयात बिल बढ़ेगा, जिससे भुगतान संतुलन बिगड़ सकता है। निवेशक जो है वो घबराए नहीं। चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के अभिजीत मुखोपाध्याय कहते हैं कि बाजार में आई यह गिरावट भू राजनीतिक कारणों से है, जो अक्सर अस्थायी होती है। इसलिए घबराहट में आकर अपनी पूंजी को घाटे में न निकालें। वैश्विक वैल्यू चेन प्रभावित होने के कारण अब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के बाजार बजाय उन कंपनियों पर ध्यान दें जो घरेलू मांग या रक्षा उत्पादन से जुड़ी है। संकट के समय सोना सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा सुरक्षित संपत्तियों में रखें। मेजर जनरल रिटायर्ड मनोज कुमार बताते हैं कि मुख्य चिंता हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर मंडराता खतरा है। दुनिया का लगभग 20 से 30% तेल इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। ईरान द्वारा इसे बाधित करने की चेतावनी दी जा रही है। कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार चली गई है, जो भारत जैसे आयातक देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। अगर यह युद्ध लंबा
चलता है, तो भारत के पास विकल्प तैयार करना होगा। अब हम रूस, अमेरिका और अफ्रीका से अधिक तेल खरीद रहे हैं, तो हॉर्मूज़ पर निर्भर नहीं रहेंगे। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा रूस से तेल खरीदने की छूट मिलने से वैश्विक बाजार में आपूर्ति बढ़ने और कीमतें स्थिर होने की उम्मीद है। भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रणनीतिक भंडारण मजबूत किया है। भूमिगत गुफाओं में हमारे पास 10 दिनों का आपातकालीन स्टॉक है। यदि रिफाइनरी और पाइपलाइन के तेल को जोड़ लें तो भारत के पास लगभग 87 दिनों करीब 3 महीने का पर्याप्त बैकअप है। यानी कि सप्लाई ठप होने पर भी देश 3 महीने तक सामान्य रूप से चल सकता है। कच्चा तेल महंगा होने के बावजूद सरकार और तेल कंपनियां फिलहाल कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास कर रही है। यदि दबाव बढ़ा तो केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है ताकि जनता पर महंगाई का सीधा बोझ ना पड़े और माल ढुलाई सुचारू रूप से बनी रहे। फिलहाल ये युद्ध जो है वो थमता नहीं दिख रहा है। यह युद्ध फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है और कम से कम अगले 15 दिनों तक संघर्ष जारी रहने की पूरी आशंका है। राष्ट्रपति ट्रंप बार-बार यह कह रहे हैं कि उनके सभी सैन्य लक्ष्य पूरे हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी यह साफ नहीं कहा कि उनके वास्तविक लक्ष्य क्या थे। मेरा मानना है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन उनका सबसे बड़ा छिपा हुआ लक्ष्य था, जो अभी तक पूरा नहीं हो सका है। वहीं इज़राइल का रुख भी बेहद सख्त है। उसने साफ कर दिया है कि जब तक उसके लक्ष्य पूरे नहीं होते, वह हमले नहीं रोकेगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का संदेश भी बिल्कुल स्पष्ट है कि अब ईरान अपनी शर्तों पर ही युद्ध समाप्त करेगा। मुश्तबा ने हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की आपूर्ति रोकने और अमेरिका व इजराइल में अपने स्लीपर सेल्स को सक्रिय कर टारगेटेड हमले करने की जो चेतावनी दी है, वह स्थिति को और अधिक गंभीर बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान को चीन और रूस का समर्थन हासिल है, इसलिए उसे युद्ध के संसाधनों की कमी फिलहाल होने नहीं वाली है। इन परिस्थितियों में युद्ध विराम की उम्मीद अभी बेमानी लगती है। यानी कि अभी ये युद्ध जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अगर ये युद्ध 2 तरह का कंडीशन है, अगर ये युद्ध लंबा चलता है, तो पूरी दुनिया के लिए एक संकट की घड़ी आ खड़ा रहेगी, क्योंकि पूरा दुनिया जो है वो इस युद्ध में लपेटा गया है। पहले तो ईरान रसिया और यूक्रेन का वॉर की वजह से ऑलरेडी दुनिया जो है वो मंदी की कगार पर थी और एक और बड़ा शक्ति जब वॉर में शामिल हो जाता है, तो सभी चीज़ें जो है वो गड़बड़ा जाता है। आपका इस पर क्या राय है? आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। लेकिन जिस जिस तरह का हालात है, उस तरह से गरीब जो डेवलपिंग कंट्री है, उसके लिए मुसीबत खड़ा होने वाली है। और ये मुसीबत जो है, वो इस दर खड़ा होगी कि लोग भूखे रहने को मजबूर हो जाएँगे। ये वर्ल्ड वॉर 3 का ही आगाज़ है। इसे कह सकते हैं हम कि ये वर्ल्ड वॉर हो रहा है। धन्यवाद।